नाज़रीन, यह है रेड लाइन। आज 81वीं फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के अख्ताम पर जो फ़ौज की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई, उसके अंदर वाज़े अंदाज से बता दिया है कि 9 मई का वाक़या अब भी बहुत अच्छी तरह याद है। ना सिर्फ याद है बल्कि ये भी याद है कि इस वाक़े के पीछे जो अनासर थे उन पर गिरफ्त आहनी करनी है। ना सिर्फ ये पता है कि गिरफ्त आहनी करनी है, ये भी पता है कि गिरफ्त करनी कैसे है, और वो करनी है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत और मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए। साथ ये भी बताया गया कि ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने बाकायदा इसके अंदर शिरकत की, जिन लोगों ने प्लानिंग की, उसके अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इट इज़ टाइम कि उनका भी एहतसाब किया जाए। इसके बाद अब ये वाज़े अंदाज से हम कह सकते हैं कि इमरान खान की तरफ से जो बार बार बात की जा रही थी कि मैं तो फ़ौज के साथ बात करना चाहता हूँ, अपने बयानियों को छोड़े बग़ैर, अब उसके दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। आज पाकिस्तान की बार्स ने अपने एक एलामिया जारी किया जिसके अंदर इज्तमाई सोच की तरफ उन्होंने सबको मदऊ किया, और ये भी कहा कि जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया है उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। उसकी मजम्मत भी की, लेकिन साथ ये भी कहा कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ही होना चाहिए। तमाम सियासी मंजरनामे पर हमने आज पैनल तश्कील दिया है, उनका तारुफ मैं करवा देता हूँ। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हसन साहब, जो चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें अताउल्लाह तारड़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुआवन हैं बराए दाखिला व कानूनी मामलात। तारड़ साहब, आपका भी शुक्रिया। सेनेटर परवेज़ शेख खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी शुक्रिया। क्विकली अगर मैं पाश साहब आपसे पूछ पाऊँ, आपकी बार वकला की नुमाइंदा सबसे बड़ी फोरम ने यह कह दिया कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए सिविलियन कोर्ट्स के ज़रिए, आर्मी इज़ सेइंग कि नॉट रियली, तो अब आप देखते हैं कि मामला किस तरफ जाएंगे? देखें तलत साहब, बात ये है कि ये आज का हमारा स्टैंस नहीं है, ये बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स का शुरू से स्टैंस है कि आर्मी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट होनी चाहिए और सिविलियंस के जो केसेस हैं वो आर्मी कोर्ट्स के बजाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स में होने चाहिए। आपने एक पैरेलल निज़ाम ऑलरेडी बनाया हुआ है और जिसको ATA के तहत ATC कोर्ट्स वर्क कर रही हैं, और उन जजेस के पास जो वसाइल जो इख्तियारात आपने दिए हैं वो हाई कोर्ट के जजेस के पास भी नहीं है, और बाकायदा उनके स्कॉट हैं, उनको गाड़ियाँ दी गई हैं, उनको ऐसा पूरा सेटअप ऐसा बना के दिया गया है, और उस एक्ट में लिखा है कि आपने जिस दिन ये चार्ज फ्रेम करना है विदिन 7 डेज़ ट्रायल करके मुकम्मल करना है। ज़्यादती वो करते हैं कि वो जज साहबान ऑर्डिनरी कोर्ट्स के वो उस दिए गए मैंडेट के ऊपर पूरा नहीं उतरते। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो कानूनी तौर पर जो आर्मी एक्ट है, जब वो अमेंड होगा तब होगा, अभी नहीं हुआ, लेकिन ये है तो एक आईनी फ्रेमवर्क। जी, ये इसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी बताता चलूँ कि आर्मी एक्ट 1952 में बना और 1967 में फील्ड मार्शल अयूब खान जो कि उस वक्त के आमर थे, उन्होंने ये अमेंडमेंट लाई 21D में, सेक्शन 21D में। और वो अमेंडमेंट, अब बात ये है कि जब भी कोई इक़्तिदार में होता है तो वो इस चीज़ को नहीं सोचता कि ये कल मेरे गले पड़ना है। लेकिन हिस्ट्री के बावजूद कता कलामी एज वी स्पीक ये हमारी लीगल जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है। जी है, वो तो है। उसके ऊपर आप ये तो कह सकते हैं कि ये एक नामाकूल किस्म का कानून है और नहीं, इसके अंदर सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए। लेकिन उसमें जो शिक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो मिलिट्री मामलात हैं, मतलब इंस्टॉलेशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, उनके ऊपर अगर कोई हमला होता है तो उसका ट्रायल होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हर सिविलियन का आपका मेरा ट्रायल हो रहा है। ये जो लोग मुलव्वस हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर 9 मई के वाक़यात में, उनके ट्रायल की बात हो। जी बिल्कुल, वो तो है। देखिए, एक लॉ एग्जिस्ट कर रहा है और शायद उसी का बेनिफिट लेके आर्मी ने ये फैसला किया है कि आर्मी कोर्ट्स में उनका ट्रायल किया जाए। तीसरी प्रेस रिलीज है जिसके अंदर कहा जा रहा है, और इनको अभी कोई आइन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी कोर्ट्स फंक्शनल हैं। ये नहीं है कि आज ये कोर्ट्स सेटअप करेंगे। आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट्स फंक्शनल हैं, उनके अपने जो पर्सनल हैं, जो ऑफिसर्स, जो जवान हैं, उनका आर्मी ट्रायल मुसलसल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि पिछले 3.5-4 साल दौर में जो तहरीक इंसाफ का दौर था, उसमें भी 25 सिविलियंस के केसेस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में हुआ, जिसमें सज़ाए मौत भी दी गई। और ऐसे और भी केसेस हैं जो कि एक ख़त लिखने पे
हसन अस्करी साहब ने कि वो बेटे का वो ख़त था, उस पर आर्मी कोर्ट में ट्रायल हुआ। तो ये तो हो रहे हैं। और किसी ने तहरीक इंसाफ ने उस वक्त ये कहा था चेयरमैन उनके कि मेरा तो बस चले तो तमाम दहशत गर्दों के जो ट्रायल हैं वो आर्मी कोर्ट्स में हो। पहले मौका नहीं होगा कि इमरान खान के अल्फाज कहे उनके सामने एक भयानक अंदाज से खड़े हो गए। ये पहला मौका तो नहीं है। लेकिन नैज़ साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ तो अब फ़ौज की तरफ से ये तीसरी प्रेस रिलीज़ है जिसके अंदर इस अज़्म का इजहार किया गया है कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। और इस मरतबा उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जिन लोगों ने इसको प्लान किया है उनको आईनी हाथों से निपटा जाए। तो जब आप इस प्रेस रिलीज़ की तशरीह करते हैं तज़ियाती तौर पर, तो आपको क्या सुनाई देता है कि फ़ौज की हाई कमांड फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के बाद क्या कह रही है? मेरा ख्याल में एक नया एतमाद उनके अंदर आया है। और मैंने तो इस पर कॉलम भी लिखा था और इसके कई दफ़ा इसको हाईलाइट भी किया है कि ये हमारा जो आजकल COS है, ये बॉर्न अगेंस्ट COS है। ये 8 मई को मैं इनको समझता था कि पाकिस्तान की तारीख के कमज़ोर तरीन COS थे और 13 मई को के बाद ये पाकिस्तान की तारीख के मजबूत तरीन COS बने हैं। देखिए, मसला ये है कि 9 मई का वाक़या जो है, पता नहीं कौन इसको कैसे देखता है, किस तरह देखता है। मुझे तो रत्ती बराबर शक नहीं था कि यह वाक़या होकर रहना था। ये वाक़या क्यों होकर रहना था? क्योंकि इसके पीछे इमरान खान साहब की 1 साल की कॉम्प्रीहेंसिव कैंपेन थी। उन्होंने अप्रैल से लेके और मेरा ख्याल में एज लेट एज 8 मई या 9 मई तक उन्हें कंसिस्टेंटली एक ऐसी कैंपेन चलाई जिसके अंदर उन्होंने अपने चाहने वाले और मानने वाले उनके जज्बात को बरंगेख्ता किया, उभारा और उसके अंदर एक उनको नैरेटिव दिया। उनको जैसे हमारी पाकिस्तानी फ़ौज की ट्रेनिंग होती है और एक दुश्मन आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग होती है और वो उसके बाद उनको भी पता होता है कि उनका दुश्मन कौन है और वो इस सिलसिले में कोई उनको दो राय नहीं होती। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने उनको दुश्मन आइडेंटिफाई करके दिया। उनके दुश्मन या उनका टारगेट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, बल्कि ये बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खामखा इस रेस में उसमें कैजुअल्टी बन गई। क्योंकि इमरान खान साहब का टकराव जब एस्टेब्लिशमेंट से हुआ तो पॉलिटिकल पार्टी जो है इरेलेवेंट रही। इसलिए आपने देखा कि इन बिटवीन इलेक्शन भी हुए तो इमरान खान साहब जो थे वो अकेले सियासत कर रहे थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्पेस जो है वो लेकिन आज कदा कलामी। लेकिन आज मैं सवाल दोहरा पाऊँ न्याज़ी साहब, अगर आज इमरान खान ये प्रेस रिलीज पढ़ें तो उनको क्या सुनाई देना चाहिए तज्जियाती तौर पर कि फ़ौज क्या कह रही है? उनको यही सुनाई देगा कि फ़ौज ने उनके बारे में आखिरी वर्डिक्ट दे दी है। उन्होंने आइडेंटिफाई करके कहा है, डिस्क्रीटली कहा है कि इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं और वो सहूलतकार हैं। उसमें दो राय है ही नहीं। मुझे सिर्फ एक उसके अंदर प्रेस रिलीज़ के अंदर या जो मैं पूरा उनका जो पढ़ा है, जो ISPR की तरफ से मुझे मिला है, उसके अंदर देखा है तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी अवाम, पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने यौम तकरीम शुहदा के दिन भी इज़हार किया और उनका जो आपस में जो एक जो गठजोड़ या एक उनका जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट जो है वो एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। मैं इसके बारे में मेरी रिजर्वेशन है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। बिला शक शुबा के 9 मई को एक रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमला था, लेकिन नुकसान ये पहुँचाया कि उसने 1 साल मीडिया को बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली इस्तेमाल किया है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और उन्होंने राय आमा जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उभारी है, वो राय आमा अगर एस्टेब्लिशमेंट ये देखे कि अगर उसमें से कोई तब्दीली आई है, मैं MNA MPs की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चाहे सारे लीडर चले जाएं, ठीक है, राय आमा इसको तब्दील एक फिक्र ऐड करूंगा और फेयर पॉइंट भी एक फिक्र ऑब्जर्वेशन भी आपकी। जी गो अहेड। एक फिक्र ऐड करूंगा कि ये हमारे तारीख भी यही है। कम से कम रिसेंट पास के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ जब बहुत ज़्यादती हुई तो हकीकत ये है कि अवाम जो है बिल्कुल डट के नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे और उनके ऊपर कोई मीडिया ट्रायल, कोई जो उनके ऊपर जितना कुछ उनके खिलाफ अनलिश के नहीं असर पड़ा। और ये चीज़ हमने ज़ियाउल हक वक्त साहब के वक्त में, भुट्टो साहब के वक्त देखा कि जब वन साइडेड ट्रायल हुआ। लेट मी गो टू द पॉलिटिशियंस एट दिस पॉइंट। जरा मुझे पॉलिटिशियंस के पास जाने दीजिएगा। तारड़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी, लाउड एंड क्लियर। ये कोयटा के अंदर अंदोनाक वाकया हुआ, आज बार्स की तरफ से भी उसकी कंडेमनेशन की गई। मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी वो वाकया मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट नहीं हुआ और आपकी तरफ से बयान आ गया कि मुमकिन तौर पे इसकी जड़ें हैं वो इमरान खान से मिलती हैं। फिर ज़ाहिर है उनके वर्सा ने इमरान खान को नामजद भी कर दिया FIR के अंदर, वो भी हमने देखा। लेकिन सियासी तौर पर क्या PMLN को और आपके लेवल के ऊपर, एक सीनियर लेवल के ऊपर, ये स्टैंड फौरी तौर पर लेना चाहिए था? देखिए, हकायक से शाये अवे कर करके हम इन हालात तक पहुंचे हैं कि जहां पे शहीदों के मुजस्समों को जला दिया जाता है, जहां पे अनअपोलोजेटिकली बगैर शर्मिंदगी के चागी पहाड़ के मॉडल को जला दिया जाता है, जहां पे गालम गलोच के कल्चर को दिया जाता है। यही हमारी शाइनेस थी कि क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज उल्टा लटकाया होता PTV के हमले के जिम्मेदारान को, आज उल्टा लटकाया होता असमतुल्लाह जनेजो SSP को मारने वालों को, आज उल्टा लटकाया होता पार्लियामेंट के गेट तोड़ के कब्रें खोदने वालों को। तो 9 मई का पेश मैंने बहुत सोच समझ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इब्तदाई मालूमात हासिल करके की। इब्तदाई इंक्वायरी 9/20 पे ये मर्डर हुआ और अब्दुल रज़ाक शहर साहब को शहीद किया गया। 2:20 पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि मेरे पास इब्तदाई मालूमात में इकट्ठी कर चुका हुआ था। और मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अब वर्सा का स्टांस सामने आया है और उन्होंने भी इमरान खान साहब की ईमा पे ये वाकया करार दिया कि ये हुआ। अब मोटिव और किसका हो सकता है? इब्तदाई मालूमात को छोड़ दें, वो जो तफ्तीश के मामलात वो टाइम के साथ आगे आएंगे और वो काफी उस पर खुफिया इंफॉर्मेशन है जो शेयर हो जाएगी। मगर किसका था कि तारीख लगी है संगीन गद्दारी के केस की, आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 की, और तारीख से एक दिन पहले इस तरह की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो इमरान खान है। मैं तो ये बात कर चुका, लेकिन कोई बैरूनी कुव्वत भी तो इससे फायदा उठा सकती है। बैरूनी तौर पर कुछ साजिश भी की जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़े, फसाद हो, लड़ाई हो, इल्ज़ाम तराशी हो, तो और ये बैरूनी एजेंडा से बड़े क्लियर है, वो भी तो हो सकता है कि नहीं? बैरूनी एजेंडा सिर्फ इमरान न्याजी का इस मुल्क में, कि जो इस मुल्क को एक खेल तमाशा समझता है कि पहले अमेरिकी साजिश करार दे के अब कांग्रेसमैन से लेटर लिखवा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एड रोकी जाए, पाकिस्तान के F-16 रोके जाएं, पाकिस्तान जो अस्करी तौर पे इमदाद मिलती है उसको किया जाए, क्योंकि मैंने 9 मई के वाकयात का मैं जिम्मेदार हूं। मेरे लोगों ने हमले किए। आप इंसानी हकूक की में ये काम करें, मुझे बताएं कोई शख्स जो इतनी भी अकल रखता हो वो इस तरह की हरकत कर सकता है? तो देखें, बैरूनी अगर है तो वो सिर्फ इमरान न्याजी है, और इसको अगर कोई डिस्टेबलाइज करना चाहता है तो वो उसकी जात है। उस तमाम एक्शंस और इन एक्शंस पिछले 10 साल के आप देख लें, कोई एक बात मुझे बता दें जो पाकिस्तान के मफाद में गई हो। ये तमाम तर मामलात इमरान न्याजी बड़े समझदार हैं इस मामले में कि सियासत की खातिर पाकिस्तान को दाव पे कैसे लगाना है, और अगर खुदा ना खास्ता कभी बरसरे इक़्तिदार आए ये पाकिस्तान को तोड़ेंगे और हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, बिकॉज ही इज नॉट अ पर्सन माइंड। ये मुस्तकबिल का जो स्केयर सिनेरियो है ना, उसके ऊपर तो खैर मैं बहुत लंबी आपसे बात कर सकता हूं, बट आई टेक योर पॉइंट। मुझे पलवैशी के पास जाने दीजिए। पलवैशी साहब, इसी प्रोग्राम में कल स्टूडियो में खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे और खोखर साहब मौजूद थे, हामिद मीर भी थे, और बात हो रही थी कौमी डायलॉग की। आज बार्स की तरफ से भी डायलॉग का जिक्र किया, इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात हुई। लेकिन आज ये जो प्रेस रिलीज़ आई है, इसमें से एक चीज़ मिसिंग है जो पिछली प्रेस रिलीज़ में थी, जिसमें कहा गया था कि कौमी मुफाहमत के लिए डायलॉग होने तमाम स्टेक होल्डर्स को। अब इट इज़ कम्प्लीटली मिसिंग। आप बुनियादी तौर पे कह रहे हैं जी कि अकाउंटेबिलिटी होगी, इस तरीके से होगी, इन लोगों की होगी, सिर्फ उन्होंने वक्त नहीं बताया कि कितने वक्त के अंदर होगी। तो यू थिंक PTI के लिए डायलॉग वाला मामला जो बिल्कुल ख़त्म हो गया एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, डायलॉग वाला मामला तो तलत साहब उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन एसेंशली इन्होंने पहला जो है अपने तोपों में बारूद भर के उसका रुख एस्टेब्लिशमेंट की तरफ किया था। आपको याद होगा इन्होंने ये पिछले साल अप्रैल से मामला शुरू किया और हर दफ़ा इन्होंने उसकी इंटेंसिटी और बारूद में इजाफा किया। इन्होंने
बाजवा साहब से शुरुआत की, फिर उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक की जो है वो गर्दान जो है वो अपनाई। उसके बाद वो भी टॉलरेट हो गया किसी तरह, तो इन्होंने जहर में और इजाफा किया। हर दफ़ा इनकी जो डोज थी वो पाकिस्तान के लिए पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और लीथल रही। हत्ता कि IMF की जो डील थी, किसी भी सॉवरेन मुल्क के लिए इस किस्म की डील को अगर कोई सैबोटाज करने की कोशिश करता है, उसको जो है उसमें तात्तुल डालने की कोशिश करता है, तो इससे बड़ा बताइए और रीज़न क्या होता है कि मुल्क की मईशत जो है वो डूब जाए और मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। उस पर भी जो है मैं समझती हूँ चूँकि इन्हें एक हद तक कामयाबी मिली कि इनको कुछ नहीं कहा गया, इनकी हिम्मत और बढ़ी। और ये सब कुछ एक नरिश्ता दीवार था कि ये होना ही था। हर दफ़ा इनकी जो है शिद्दत में इनकी अटैक की इजाफा आता गया, इनके हमले की जो है वो उसमें जो है इजाफा होता गया, इनकी जहर आलूद स्टेटमेंट्स में इजाफा होता गया, हत्ता कि 9 मई का दिन आ गया और इन्होंने समझा कि जैसे पहले हर दफ़ा की तरह किसी न किसी तरीके से बच निकलते रहे, तो ये भी आखिरी ये मामला करके जो है वो देख लेंगे और इसमें अगर इन्हें कामयाबी हुई तो पाकिस्तान के बिला शिरकत गैर जो है ये एक बादशाह बन जाएंगे। लेकिन क्लियरली हमें डायलॉग की बात, जो डायलॉग का मामला उसको आगे लेके जाना है। तो या तो हम ये कह दें आज ये तय हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नीचे डायलॉग के काबिल ना है, ना उनके साथ डायलॉग होगा और इनका पहले एहतसाब होगा, एहतसाब इस तरीके से होगा। तो आपके ख्याल में अब ये पत्थर पर लकीर है, ये तब्दील नहीं होने का? देखिए, गलत बात यह है कि डायलॉग हर पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, होता रहे, होना चाहिए। डायलॉग उन लोगों से भी हुआ है जो स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी जगहों पर। लेकिन जो काम अब हो चुका, अब इमरान खान साहब ने अपने आप को उस ब्रैकेट से निकाल कर एक बड़ी खतरनाक जगह पर लाकर फिट किया। और जिस वक्त इन्हें डायलॉग की पहली ऑफर की गई थी, जब ये आए थे इक़्तिदार में, पहली ऑफर इन्हें डायलॉग की उस वक्त हुई थी कि आइए जो है ये हम इकोनॉमी पर बात करें, आए मुल्क को आगे ले जाने पर बात करें। तो इन्होंने कहा था कि मैं इन चोरों से इनको NRO नहीं दूंगा। आज कुदरत का ये देखिए, जो अल्लाह ताला की कुदरत है वो आपको दोबारा फुल सर्कल उधर ही ले आई, वो आपको वही ले आई जहां से आप खड़े होकर जो है बड़े बड़े ऐलानात करते थे कि लेकिन मुझे इस पे कहने दीजिए, मैं आई टेक योर पॉइंट, लेकिन मुझे इस नुक्ते को पाशा साहब के पास ले जाने दीजिए, फिर मैं अताउल्लाह साहब के पास भी लेके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि फुल सर्कल वापस आ गया। जो इमरान खान कहते थे कि चोरों से मैं बात नहीं करूंगा और इनसे तो बात हो ही नहीं सकती, अब इमरान खान से बात नहीं हो सकती। तो ये जो आपकी तरफ से आज इतनी तवानाई के साथ और इतनी कमिटमेंट के साथ और कौमी दर्द के साथ आपने इलामिया निकाला है, उसके जो असास है वो तो मुझे इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आती। देखें, हमारा जो इलेक्शन हुआ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, वो 27 जनवरी को हुआ। 28 को हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की और उसमें हमने यही कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रैंड डायलॉग की तरफ आएँ और हमने अपना प्लेटफॉर्म पेश किया कि हम एज मीडिएटर्स यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करेंगे, जहाँ भी कहेंगे, जिस जगह कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। आप बैठें, बेशक हम बाहर चले जाएं, लेकिन एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। ठीक। और उसकी कोई ख़ास नहीं उसको वक़्त दी गई या उसको लिफ्ट नहीं कराई गई। फिर एक मीडिएटर्स इम्तियाज़ आलम साहब वगैरह, उसमें भी हम शामिल हुए। हमने उस वक्त भी कोशिश की, कोई PDM की 8 जमातों को हम इकट्ठा करने में कामयाब हुए। नेशनल प्रेस क्लब में उनकी लीडरशिप आई थी, उस पर भी कंसेंसस हुआ कि ठीक है। लेकिन उस वक्त ये पोजीशन थी कि इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, अब इत्तफाक देखें, बकफ़ात अमल है, हुस्न इत्तफाक है, क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट तैयार थी। शहबाज शरीफ साहब, उनके मुआवन खुसूसी अता तारड़ साहब बैठे हैं, इनसे हमने बात की, इन्होंने कहा जी हम रेडी हैं। तारड़ साहब से बात की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एक और मुआवन खुसूसी, उन्होंने कहा भी रेडी थी, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं। फिर जब इनसे बात की तो ये तैयार नहीं थे। अब क्या हुआ कि जब इमरान खान साहब तैयार हुए
तो इन्होंने कहा जी अब तो, लेकिन क्या अब इमरान खान साहब तैयार हैं इनके साथ बैठने के लिए? क्योंकि इमरान खान साहब वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी से बातचीत के लिए कमेटी बनाते हैं। वो तो कहते हैं जी कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ, ये तो उनकी तरफ से आया है। शुएब शाहीन साहब उनके तर्जमान है, कई प्रोग्राम तो उन्होंने कहा है कि वो बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात ये है कि अगर अब वो बैठने को तैयार हैं तो जो पहले उनका एक बयानिया था, एक वर्शन था कि ये चोर हैं, डाकू है, एनआरओ लेना चाहते हैं, वो सारी बातें कहाँ गई? बीच में 9 मई नहीं हुआ था। 9 में नहीं हुआ था, उस वक्त 9 में नहीं हुआ था। बहुत बड़ा इवेंट है। आप उसको ओवरलुक करके डायलॉग की तरफ कैसे जा सकते हैं? लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आते भी बन रही हैं। कल एक नई जमात की अनाउंसमेंट आने को है, जहांगीर खान तरीन साहब की सरपरस्ती में वो जमात बनेगी। इधर से शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से मुलाकात की है और तस्वीर भी चली उनकी। अब देखना ये है कि डायलॉग तो मुमकिन है, लेकिन इमरान खान और 9 मई का एहतसाब होने के बाद तो क्या इमरान खान के बगैर जो पीटीआई बचती है उससे डायलॉग हो सकता है? नहीं। ब्रेक के बाद ISPR की तरफ से फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के अख्ताम के ऊपर एलामिया। वकला बरादरी की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो कह रही हैं कि मामलात को डायलॉग के ज़रिए आगे लेके जाएँ। जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ आया है उसके अंदर 9 मई के वाक़यात का शदीद एहतसाब, उसकी बात हो रही है। इमरान खान उसकी जद में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं नए साहब आपके पास आने से पहले अगर मैं अताउल्लाह तारड़ साहब से एक क्विकली सवाल पूछ लूँ। तारड़ साहब, इमरान खान 9 मई तो अपनी जगह पर मौजूद है। अगर शाह महमूद कुरैशी टेक ओवर करते हैं पीटीआई को और इमरान खान मिनहा हो जाते हैं कम अज़ कम इस तमाम मामले से, तो फिर डायलॉग का प्रोसेस आपके ख्याल में आगे चल सकता है या नहीं? जो डायलॉग का प्रोसेस है इस वक्त वो 9 मई के वाकयात के हवाले से एनआरओ लेने की कोशिश है। पहले इस मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है और इनको मुकम्मल सहूलतकारी हासिल है आला अदलिया के चंद मखसूस जजेस की। उन्होंने भी 9 मई के वाकयात के हवाले से एक आधी हियरिंग में मजाक किया और उनको शायद इसकी संजीदगी और इसकी संगीनी का एहसास नहीं है। तो डायलॉग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्द जमात से डायलॉग तो आप एक मिनट किस मिजाज की बात कर रहे हैं? वो जिसमें उन्होंने कहा कि जी 9 मई के बाद कम से कम एक फायदा ये हुआ कि अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं थी, उसकी बात कर रहे हैं? जी उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक। इससे हाथ जोड़ के माफी मांग के आया, मुजस्मा मैंने कराया था मगर मैं माफी मांग के, मेरी कौमी जिम्मेदारी है। तो ये कहना कि जी अदलिया से फोकस हट गया, आप देखें ना, आप फ्रेम ऑफ माइंड देखें कि तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में के वाकयात में रिलीफ नजर आता है और कॉमिक रिलीफ नजर आता है कि हाँ ये तो 9 मई के वाकयात हो गए, हमारे तो फोकस हट गया। ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत सोच है। और मुज़ाकरात का देखें, मिसाके मईशत की हमने बात की, कश्मीर की हमने बात की, हमें उठा उठा के जेलों में फेंकते थे, एसी उतारा, वजीर आजम तब मॉनिटर करता था कि कौन क्या खा रहा है, कौन गद्दे पे सो रहा है, कौन जमीन पे सो रहा है। जेलों की मॉनिटरिंग शहजाद अकबर साहब और इमरान खान साहब करते थे। हम फिर भी बात करने को तैयार थे अपने मुल्क की खातिर, मगर अब इन मुल्क दुश्मनों से, इन दहशतगर्दों से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती जब तक 9 मई के जो इतने भी मुल्जिम हैं उनको करार वाकई सजा नहीं मिलती और उनका मुकम्मल नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं इनके साथ। अच्छा चले, अब आपने जो कि जेट ब्लैक की एक लिस्ट क्रिएट कर दी है सियासी तौर पर कि ये जेट ब्लैक हैं, ये कुछ ग्रे वाले भी होंगे, कुछ वाइट वाले भी होंगे। तो न्याजी साहब से पूछ लेते हैं कि पीटीआई वाइट क्या है? न्याजी साहब, आपको लगता है कोई डायलॉग के लिए पीटीआई की कोई वाइट लिस्ट है जिसके ऊपर ये तोहमत ना लगे, ये धब्बा उस तरह का ना हो? आपको लगता है कुछ इस किस्म का दरमियानी रास्ता निकल सकता है ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए? मुझे नहीं पता निकल सकता या नहीं निकल सकता, लेकिन अगर पाकिस्तान को बचाना है तो तलत साहब डायलॉग के अलावा कोई चारा नहीं है। ज़ाती तौर पे जितना मेरा एक इमरान खान साहब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मेरे जज्बात जो हैं उनके बारे में बुरे हैं, वो एक तरफ मुझे बरतरफ करने पड़ते हैं अगर मैं पाकिस्तान को देखूं। लेकिन मेरी एक दो बातें ज़रा गौर से सुने। तलत साहब, पाकिस्तान की तारीख़ में चंद अनहोने वाक़यात हुए हैं। जब इमरान खान साहब निकलते हुकूमत से तो ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि अपोजिशन जो है सिर्फ एक सियासी जमात के पास आई है। तलत साहब, ये बड़े गौर से मेरी बात सुने।
ये मुझे कोई पाकिस्तान की तारीख बता देगा जिसमें तारीख अपोजिशन जो है सिर्फ एक पार्टी के ऊपर उसका इन्हिसार हो, वगरना कोई नेशनलिस्ट हो जाती है, कोई रिलीजियस हो जाती है, कहीं पीपल्स पार्टी आती है, मुस्लिम लीग आ जाती है। पुराने ज़माने में देखें तो 10-15 PNA बनती है, जुगतू फ्रंट बनता है। एक पाकिस्तान की लंबी तारीख है। दूसरी बात ये सुने कि जब भी कोई जिसको कहना चाहिए कि मिलिट्री रूल आता है, मार्शल लगता है, तो पार्टी बनती है उस मिलिट्री सरबराह के यानी कि अयूब खान के नीचे अगेंस्ट द ऑपोजिशन जो पोलिटिकल रेस्ट ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज हैं। यही कन्वेंशन लीग की हिस्ट्री है, यही फंक्शन लीग की हिस्ट्री है और यही काफ लीग की हिस्ट्री है। और आज प्रैक्टिकली बदल साहब बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त जो पावर सेंटर है वो मौजूदा हुकूमत से शिफ्ट होके एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा चुका है। हम इसको माने ना माने, हम इसको नज़रअंदाज करें ना करें, हम प्रिटेंड करें कि जी या मेरे छोटे भाई बैठे हैं अतौला, बल्कि बरखुरदार बैठे हैं तारड़ साहब, ये इनकी मजबूरी पलवशा की को मजबूरी होगी, लेकिन अमलन ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रूल है वो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब का है। उसकी रीज़न भी है और मैं उसको कोई ज़्यादा कॉन्टेस्ट भी नहीं करता ना बुरा समझता हूँ। आप मुझे बताएं कि जब कोई नया स्कीम बनेगी तो नई पार्टी बने, PDM बने, क्योंकि जब इमरान खान साहब को हटाया गया था तो 9 जमातें PDM की थी, पीपल्स पार्टी ANP, और फिर 7 जमातें जो इमरान खान साहब की इत्तेहादी थी वो 7 मिली, यानी कि सारी जमातें मिली और उन्होंने हुकूमत में आ गई, अकेले इमरान खान रह गया। अब जब कोई कॉन्टेस्ट होगा तो मत भूलें कि सियासत के अंदर कोई वैक्यूम नहीं होता। इस वक्त मेरा नुक्ता यह है जी कि कोई पार्टी बिल्कुल जो है उसका कोई असर नहीं होगा। इमरान खान साहब का सियासी मुकाबला इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। सारी पार्टियों को उनके पीछे जो है एक कतार में होगा। इनमें PDM की हुकूमत भी शामिल होगी, सारी इत्तेहादी जमातें भी होंगी और नई पार्टी भी शामिल होगी। ये तमाम नई पार्टी में समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे, लेकिन मैं समझ गया एस्टेब्लिशमेंट लीड रोल के अंदर है इसमें तो। लेकिन वैसे इमरान खान साहब तो हमें बताते हैं कि 4 साल जो उन्होंने गुजारे उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट लीड रोल में ही थी। भाई साहब वो ये भी बताते हैं ना कि फैसले बाजवा साहब करते होते थे एक पेज पे, कितनी दफा सुना हमने, वो एक पेज पे तो वो करते थे, लेकिन आज के जो गुस्से में बोलते हैं वो कहते हैं मेरे पास ताकत। हाँ जी, नहीं उसको करने देते हैं, उसको क्यों से ले लिया ये रोल उन्होंने, ये रोल लेके और वो रोल उसका मतलब नैरेटिव शिफ्ट हो गया ना। नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव जो है जिसने खिलौना दिया था उसने खिलौना वापस ले लिया। अब इसको रोने की क्या बात है? मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब का बयानिया ये है कि मेरे पास ताकत ही नहीं थी, जब ताकत थी नहीं तो फिर उन्होंने खोया क्या, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। बट लेट्स कम बैक टू द मेन डिबेट। भाई साहब ये फरमाइएगा कि अब ये नई जमातें बन रही हैं, इंतखाबात जो हैं आगे आपने करवाने हैं, निज़ाम की लेजिटिमेसी की बड़ी बात हो रही है। मेरे ख्याल में हफीज़ुल अंदाज़ी साहब का जो मेन नुक्ता है वो ये कि इन हालात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के पेश नज़र जो भी काम होगा उसके ऊपर मोहर लगी हुई इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये इंतखाबात के ऊपर भी मोहर लगी होगी, जमातों पर भी मोहर लगेगी, भले वो हकीकत में खुद ही बन रही हूँ। इसका क्या इलाज है? ये तो लेजिटिमेसी का क्राइसिस होगा। फिर तलत साहब बात ये है, इस मुल्क का अलमिया है 80-90 MNA हैं जिनको मैनेज किया जाता है और 20-25 ख़ानदान से वो तल्लुक़ उनका रखता है। और अभी तक हम उसी दौर में से गुजर रहे हैं कि वही रूलर्स हैं हमारे, इनफैक्ट जो बॉर्न लीडर हैं, जो इस इक़्तिदार में रहने के लिए पैदा किए गए हैं। और आप देख लें वो अयूब खान के दौर से अब तक वही लोग चले आ रहे हैं, अभी भी उन्होंने फॉर्मेशन करनी है और जो सूरत हाल सामने आनी है। मैं नून को एक लिहाज से अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इन लोटों को एक्सेप्ट नहीं किया। अब नहीं किया, अब नहीं, अब की बात कर रहा हूँ भाई इलेक्शन के अंदर झोली भर के इन्होंने उनको वोट मैं टिकट दे दिया था। मैं अर्ज कर रहा हूँ अब नहीं किया, लेकिन कुछ पार्टीज मसलन पीपल्स पार्टी है वो उनको ओन कर रही है बहुत बड़े पैमाने पर एज इलेक्टेबल्स। फिर वो 2 धड़े दूसरा भी बना हुआ है वो भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के नज़र आ रही हैं। आप देखें कुछ काफ की तरफ जा रहे हैं, काफ की तरफ भी एक अच्छी खासी तादाद गई है। तो ये सारा सिनेरियो जो नज़र आ रहा है वो वही आ रहा है कि एक तो पावर शेयरिंग फार्मूला होगा और जो तकसीम मुझे नज़र आ रही है सिंध पीपल्स पार्टी का, मरकज़ पीपल्स पार्टी का, पंजाब में जो है वो नून, ये सेटअप नज़र आ रहा है। मरकज़ में आपने पीपल्स पार्टी को ज़्यादा कंसेशन दे दिया, शायद हालात मुख्तलिफ होंगे। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश और उनकी कैंपेन यही है। बट लेट मी गो टू तारड़ साहब, ये जो निज़ाम की लेजिटिमेसी है ना जी, ये बड़ा इशू है।
2013 के बाद इमरान खान ने 4 हलकों की बुनियाद के ऊपर जो इस निज़ाम के अंदर किया, आप खुद उसके विटनेस भी हैं और विक्टिम भी हैं। उसके बाद धरने की पॉलिटिक्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। तो अब भी जो निज़ाम बन रहा है उसको लेजिटिमेसी दिलवाने के लिए क्या अब सिर्फ इंतखाबात काफ़ी होंगे ताड़ साहब आपकी नज़र में? देखिए, मेरी नज़र में तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म, जब तक तमाम पार्टियां उस पर बैठ के एक पेज पर नहीं होंगी और कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें कंसेंसस नहीं की जाएगी, मैं कि हमेशा ये क्वेश्चन उठता रहेगा जो 2013 में उठा, 18 में तो खैर बदतरीन किस्म की धांधली थी, प्री पोल रिगिंग थी, इलेक्शन डे पे रिगिंग थी। तो ये मैं समझता हूँ अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना बड़ा किरदार अदा किया है, उन्होंने पार्टीज के हवाले से एक बैलेंस जरूर क्रिएट किया है। आई वुड जस्ट लीव इट देयर, क्योंकि आपके ऑडियो को थोड़ा सा इशू है। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास हर बहरान एक मौके की तरह भी आता है, उस मौके से सही फ़ायदा उठाना चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए, पार्टियों को अपनी तत्हीर करनी चाहिए और कोई ऐसी तदबीर करनी चाहिए कि क्राइसिस बार बार सामने ना आए। अब सुनने को ये बहुत कुछ लगता है, लेकिन अगर आप नुक्ता आगाज़ ये कर लें कि इंतखाबात की तरफ आप रुख करें और जो वाक़यात हुए हैं उनमें से कानून के मुताबिक अगर आपने एहतसाब करना है तो करें, पर्सिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये फंडामेंटल लाइन आप रख लें तो शायद बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन घमसान का रन तो अब पड़ चुका है। ट्रेंड्स एंड ट्वीट्स। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के साथ मीटिंग के बाद दोबारा से मोतबर हो गए। कल जेल से निकलने के बाद उनके हक़ में ट्रेंड चला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी जिनके बारे में PTI हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहती थी, अब आपको सेवियर के रोल में नज़र आते हैं। अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो हैशटैग शाह महमूद कुरैशी और कुरैशी साहब चूँकि बहुत मद्दाह हैं अपनी सियासत के और अपनी शख्सियत के, तो वो यकीन खुशी महसूस कर रहे होंगे। कराची किसका, हाफिज़ नईम साहब के हक़ में ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। जमात इस्लामी की सोशल मीडिया टीम बहुत एक्टिव है। कराची के मेयर की जो सीट है अब जमात इस्लामी के लिए एक रेड लाइन बन गई है, उसके ऊपर हर हाल में उनको डटना है। तो ये ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। जो ट्वीट्स हैं, कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, अलविदा अलविदा इमरान खान, अलविदा। अब इमरान खान सियासत का कोई मौजज़ा ही बचा सकता है। किस्सा मुख्तसर, इमरान खान को उनकी अकड़ खा गई, रही सही कसर बुशरा बीबी के तवाहमात ने पूरी कर दी। तो कामरान खान ने इमरान खान को उधेड़ के रख दिया। इसके ऊपर हसन अयूब खान ने कहा कि चापलूस से आज़म कामरान खान ने भी इमरान खान को अलविदा कह दिया। वैसे इमरान खान का दिमाग ख़राब करने में इस शख्स का बड़ा हाथ है। बात बस यहाँ ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पर जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों में भी मौसूफ कामरान खान अपने आकाओं और इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ शामिल रहे हैं। तो जब आप ट्वीट करते हैं तो फिर माजी सामने खड़ा हो जाता है बदकिस्मती से, क्योंकि ट्विटर लाइन के ऊपर वो ट्वीट्स पड़े हुए होते हैं जिसके ऊपर लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हसन ने आज कामरान खान को आड़े हाथों लिया।